हम देख रहे हैं टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस और उसमें हम एक स्पेसिफिक टेस्ट देख रहे हैं सैंपल पॉपुलेशन मीन के लिए, जहां पे नॉर्मल पॉपुलेशन है विथ नोन सिग्मा, जहां पे हमें स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा की वैल्यू पता है। और जैसे कि मैंने कहा, हम देख रहे हैं टेस्ट फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू। और हमने पिछले बार ये देखा था कि हमारा एच नॉट अगर है म्यू इक्वल टू म्यू नॉट और H1 इस प्रकार से है कि म्यू की वैल्यू है म्यू नॉट से ज्यादा, तो हमने एक टेस्ट स्टैटिस्टिक तय किया था Z, जो इस प्रकार से है x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा बाय रूट n। ये म्यू नॉट यहाँ पे आता है जो है वैल्यू म्यू की वैल्यू H नॉट से जो आ रही है। और जब H नॉट सही है, हम Z इस प्रकार से हमने तय किया है कि जब H नॉट सही है तब हमें Z का बंटन एग्जैक्टली पता है, और इस केस में है ये बंटन है नॉर्मल विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 1। और हमने आर्ग्यू किया था कि अगर हम लेवल अल्फा की टेस्ट देख रहे हैं तो हमारा रिजेक्शन रीजन रहेगा कि हमारा जो ऑब्जर्व्ड सैंपल से हम जब Z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे स्मॉल z, वो होनी चाहिए जो क्रिटिकल वैल्यू है स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल की अल्फा के लिए Z अल्फा उससे ज्यादा होगा। अगर कैलकुलेटेड Z वैल्यू Z अल्फा से ज्यादा है तो ये हम H नॉट को रिजेक्ट करेंगे। ये है हमारा रिजेक्शन रीजन। ध्यान रखें, जब भी मैं ये लिख रहा हूं तो ये Z जो है वो कंप्यूट करेंगे हम कंप्यूटेड फ्रॉम सैंपल, और ये जो क्रिटिकल वैल्यू है Z अल्फा ये हम रीड करेंगे फ्रॉम स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल्स। ये तो एक प्रकार का अल्टरनेट हाइपोथेसिस देखा था, लेकिन H1 इस तरह का भी हो सकता है, म्यू लेस देन म्यू नॉट। उसी तरह से आर्ग्यू करके, मैं पूरे स्टेप्स नहीं लिखूंगा, लेकिन उसी तरह से आर्ग्यू करके हमारे पास अल्फा लेवल टेस्ट के लिए इस सिचुएशन में रिजेक्शन रीजन बनेगा Z लेस देन इक्वल टू माइनस Z अल्फा। और जब बनता है ये तीसरा टाइप का हाइपोथेसिस म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, तब हम H नॉट को रिजेक्ट करेंगे जब या तो x बार की वैल्यू म्यू नॉट से बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, और इस प्रकार से बहुत कम है या बहुत ज्यादा है कि प्रोबेबिलिटी टाइप 1 एरर की अल्फा बननी चाहिए। तो हम रिजेक्ट करेंगे आइदर इफ आइदर जो Z की वैल्यू हम कंप्यूट कर रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम हो, वो होगी Z ऑफ अल्फा बाय 2, और Z कंप्यूटेड Z की वैल्यू है ज्यादा Z अल्फा बाय 2 से। फिर एक बार अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व ड्रॉ करें तो ये Z अल्फा बाय 2 इस प्रकार का है, जिसके लिए उसके राइट की एरिया है अल्फा बाय 2, और उसी तरह से Z अल्फा माइनस Z अल्फा बाय 2 के लेफ्ट की एरिया है अल्फा बाय 2, तो ये पूरी एरिया बनती है अल्फा, तो ये है माइनस Z अल्फा बाय 2। तो ये जो तीन अलग अलग अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, उस हर केस में ये
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा के लिए हमने हर एक में हमारा रिजेक्शन रीजन आर्ग्यू करके फाइंड किया, पता कर दिया है। तो ये जो पहले टाइप का टेस्ट है मैं यहीं पे लिख लेता हूं, यहां ये बोलते हैं अपर टेल टेस्ट। दूसरे टाइप का जो टेस्ट है वो है लोअर टेल्ड टेस्ट, क्योंकि हम अपर टेल्ड मतलब हम राइट वाले ऊपरी टेल के वैल्यूज देख रहे हैं, लोअर टेल टेस्ट। और जो तीसरा टेस्ट है उसको बोलते हैं टू टेल्ड, दोनों तरफ के वैल्यूज हम देखते हैं। एक उदाहरण से देखते हैं जहां पे हम एक्चुअली ये सब करेंगे, और ये सब हर एक ऐसे उदाहरण में हम पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करेंगे जो ऑलरेडी मैंने अभी 2 क्लासों में हमने निर्धारित किए हैं। कोई एक पेंट है तो उसको जब अप्लाई करते हैं तो ड्राई होने में टाइम लगता है। ड्राइंग टाइम फॉर a certain type of paint is known to be normally distributed with mean mu and variance sigma square, where हमें पता है कि सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा विथ सिग्मा इक्वल टू 9 मिनट्स, और अभी जो पेंट यूज हो रहा है उसके लिए म्यू की वैल्यू भी पता है 75 मिनट्स। ठीक है, अभी उस पेंट में एक नया एडिटिव, न्यू एडिटिव, उसमें थोड़ा सा कुछ केमिकल ऐड करेंगे। एडिटिव इज प्रपोज्ड which will reduce the drying time, जो वो पेंट को ड्राई होने में टाइम लगेगा वो रिड्यूस होने का दावा है या आशा है, which will reduce the drying time for the paint. ये बिलीफ है, ये भी मान सकते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट फॉर दिस न्यू, हम उसको नया पेंट ही बोलेंगे क्योंकि वो पुराने पेंट में एक एडिटिव ऐड करने वाले हैं। न्यू पेंट ड्राइंग टाइम has a same standard deviation sigma equal to 9, and drying time has sigma equal to 0.9। और हमें जैसे कि मैंने कहा ये एडिटिव भी आता है कॉस्ट से, तो वो अगर वो पेंट कंपनी उसमें ऐड करेगी तभी जब उसके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि ये बेनिफिशियल है। तो समझ लीजिए कि ये डाटा पाया गया है, ये आंकड़े पाए गए हैं। एक सैंपल n इक्वल टू 25 के साथ टेस्ट स्पेसिमेंस को देखें जिसमें ये नया एडिटिव वाला पेंट यूज करा है, तो उसके लिए हमें ये पता चला है कि ऑब्जर्व सैंपल वैल्यू है 71 मिनट्स। तो क्वेश्चन बनता है कि ये जो डेटा है वो क्या सिग्निफिकेंट है? इज दिस डेटा सिग्निफिकेंट for testing the claim?
क्या ये एविडेंस बनता है कि ये नया एडिटिव सच में बेहतर है ड्राइंग टाइम कम करने में? तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ये किसी भी टेस्टिंग प्रोसीजर में सिंपल 7 स्टेप्स में लिखने वाला हूं। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द पैरामीटर। तो इसमें पैरामीटर तो हम सैंपल पॉपुलेशन मीन ही ले रहे हैं। तो हमारा म्यू क्या है? म्यू इज द ट्रू एवरेज ड्राइंग टाइम फॉर द न्यू पेंट, या पुराने पेंट प्लस एडिटिव को मैं न्यू पेंट लिख रहा हूं। ट्रू एवरेज ड्राइंग टाइम फॉर द न्यू पेंट। एक बार हमने पैरामीटर तय कर लिया तो हम नल हाइपोथेसिस, पहले बार मैं पूरा लिख रहा हूं, हम नल हाइपोथेसिस सेट करेंगे। और नल हाइपोथेसिस हमारा हमेशा इक्वालिटी क्लेम रहेगा। और इक्वालिटी क्लेम इस तरह से रहेगा, जो हमारे पास प्रायर इंफॉर्मेशन है वो वैल्यू हम लेंगे म्यू नॉट के लिए। तो ये जो अगर आप पहले देखें, जो मैंने लिखा था कि अभी पता है कि म्यू की वैल्यू है 75, तो नल हाइपोथेसिस हमारा बनेगा म्यू इज इक्वल टू 75। उसका मतलब है हम म्यू नॉट ले रहे हैं 75। और ये जो नया एडिटिव प्रपोज किया है उससे क्या क्लेम किया जा रहा है? उससे ड्राइंग टाइम कम होगा। तो उससे हमें पता चलता है किस तरह का ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें देखना है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा म्यू। तो क्लेम क्या हो रहा है कि जो नया पेंट है उससे ड्राइंग टाइम कम होगा, तो म्यू होगा 75 से कम। तो ये तीसरा स्टेप बन गया। अब चौथे स्टेप में हम एक टेस्ट स्टैटिस्टिक को फिक्स करेंगे। और जब हम टेस्ट स्टैटिस्टिक को फिक्स करेंगे वो इस प्रकार से करेंगे, पहले तो वो हमारा जो पैरामीटर है उसके बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन देने वाला हो। म्यू अगर पॉपुलेशन मीन है तो हमें पता है एक्स बार, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन है तो एक्स बार नॉर्मल है। तो जैसे हमने पहले आर्ग्यू किया था, हम स्टैटिस्टिक यूज करेंगे z। लेकिन जब हम z डिफाइन करने वाले वो इस प्रकार से होगा कि जब h0 सही है तब हमें z की एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पता है। तो इसका मतलब जैसे मैंने पहले कहा था, हम जो म्यू नॉट की वैल्यूज है वो सेट करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा 75 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा बाय रूट एन। ये है हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक। और किसी भी गिवन सैंपल के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्मॉल z विल बी स्मॉल x बार माइनस म्यू नॉट बाय सिग्मा बाय रूट एन। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक डिसाइड करने के बाद हम डिसाइड करेंगे रिजेक्शन रीजन। स्टेप 5 में रिजेक्शन रीजन। तो ऑलरेडी हमने आर्ग्यू किया है इस सिचुएशन में, अगर हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है म्यू लेस देन 75, तो ये एक प्रकार का लोअर टेस्ट है। तो उसमें रिजेक्शन रीजन क्या होगा? रिजेक्शन रीजन होगा स्मॉल z की वैल्यू होनी चाहिए माइनस z अल्फा से कम, क्योंकि अल्फा हमारी टेस्ट सिग्निफिकेंस लेवल तो फिक्स्ड होती है, जो भी अल्फा हो। अभी 2 स्टेप बचे हैं। अभी हम कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक।
तो जो दिया गया डेटा है उसमें से हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ये सभी वैल्यूज अभी स्क्रीन पर मौजूद है हमारे पास। सो हम z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, स्मॉल z की, जो है x बार माइनस म्यू नॉट। x बार है 71, म्यू नॉट है 75, सिग्मा की वैल्यू भी स्क्रीन पर ऊपर है 9, और n की वैल्यू भी हमें पता है 25। तो ये कैलकुलेट करना है, तो आप ये आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ये है फिर एक बार, क्योंकि हम स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल्स यूज, एक्चुअली हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल्स नहीं यूज करने हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ वैल्यू है और उसको हम कंपेयर करेंगे z अल्फा की वैल्यू से या माइनस z अल्फा की वैल्यू से। लेकिन मैंने 2 डेसिमल पॉइंट पे उसको राउंड ऑफ किया है। फाइनल स्टेप है कंक्लूजन। तो ये 7 स्टेप्स हम एक के बाद एक फॉलो करेंगे हर स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग के प्रॉब्लम में। कंक्लूजन कैसे निकालेंगे? हम ये जो कंप्यूटेड वैल्यू है वो हम कंपेयर करेंगे। हमने अल्फा तो लिखा ही नहीं, रिजेक्शन रीजन अल्फा। तो अगर समझ लीजिए हम देख रहे हैं अल्फा इक्वल टू 0.01, तो मैं ये एक्चुअली स्टेप 5 की ओर फिर से जा रहा हूं। फॉर अल्फा इक्वल टू 0.01 हमें पता है, आप स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल से फिर एक बार देख सकते हो या अपने नोट से देख सकते हो, हमने ये पहले देख लिया था। z अल्फा की वैल्यू है 2.33, और अभी हमने जो कैलकुलेट किया है स्मॉल z की वैल्यू, सिंस -2.22 ये है -2.33 से ज्यादा बड़ा नंबर है ये, और उसका मतलब है ये जो हमारी कंप्यूटेड z वैल्यू है वो रिजेक्शन रीजन में नहीं आती है, वो -z अल्फा से कम नहीं है। वी डू नॉट रिजेक्ट h0। ओके, और हमारी जो प्रॉब्लम सिचुएशन था उसके कॉन्टेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे? द डेटा दैट इज, ये पार्ट ऑफ स्टेप 7 ही है कंक्लूजन। द डेटा डज नॉट सपोर्ट, द ऑल्टरनेटिव डज नॉट सपोर्ट द क्लेम at alpha equal to 0.01 that the additive decreases drying time। तो ये हमारा कंक्लूजन। तो किसी भी टेस्टिंग प्रॉब्लम में हम ये 7 स्टेप्स एक के बाद एक फॉलो करके ये टेस्ट प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं। आगे जाने से पहले मैं इसी एग्जांपल में एक चीज दोहराता हूं। ये जो अल्फा वैल्यू है इस एग्जांपल में अभी हमने देखा अल्फा इक्वल टू 0.01, जिससे हमें पता है z अल्फा की वैल्यू है 2.33। ये अल्फा जो है वो तो सेट करेगा, वो मैन्युफैक्चरर सेट करेगा या स्टैटिस्टिशियन सेट करेगा, लेकिन अलग अलग अल्फा अगर हम देखेंगे, एक अल्फा सेट करके हम कंक्लूजन ले लेते हैं। लेकिन इन द सेम एग्जांपल इफ अल्फा इक्वल टू 0.05 अगर हम चुन लेते, तब z अल्फा, z 0.05 क्या है? वो है 1.645। तो माइनस
z अल्फा क्या है, वो है -1.645। और उस एग्जाम्पल में हमने जो z की वैल्यू कैलकुलेट की थी जो थी -2.22, वो निश्चित तौर पे -1.645 से कम है। Therefore, at level alpha equal to 0.05, H0 is rejected, क्योंकि इस लेवल अल्फा के लिए ये z की वैल्यू रिजेक्शन रीजन में पड़ती है। H0 is rejected। तो अल्फा अगर बढ़ेगा तो हमारा रिजेक्शन रीजन भी बढ़ेगा। तो उसके कारण हमें पता है कि जो अल्फा इक्वल टू 0.01 पे रिजेक्ट ना हो डेटा से, वो अल्फा इक्वल टू 0.05 के लिए रिजेक्ट हो सकता है, और जैसे इस एग्जांपल में हो रहा है। ये एक मैंने जस्ट एक टिप्पणी दी है। ये रिजेक्शन रीजन और अल्फा पे डिपेंड होगा, और वो नाम से भी पता चलता है, क्योंकि हम इसको बोलते हैं लेवल अल्फा टेस्ट। हर अल्फा के लिए अलग अलग टेस्ट बनेगा। यह था केस जब हमारे पास नॉर्मल पॉपुलेशन है और जब सिग्मा हमें पता है, सिग्मा की वैल्यू ठीक पता है। हम तुरंत केस 2 पे जाते हैं, जो मैं लिख सकता हूं कि ये लार्ज सैंपल टेस्ट फॉर म्यू। फॉर द पॉपुलेशन मीन म्यू। तो दो चीजें हैं, एन लार्ज है, सैंपल साइज लार्ज है, जैसे कि नाम से पता चलता है, और अभी हम म्यू और सिग्मा दोनों हमारे जो मीन और पॉपुलेशन वेरिएंस है उसके बारे में हम ये देखिए, हम ये कुछ एजम्पशन नहीं कर रहे हैं, ये अननोन है। तो जैसे केस 1 के लिए किया था, ठीक उसी प्रकार हम केस 2 के लिए एक एक करके चीजें देख सकते हैं। तो हमारा नल हाइपोथेसिस फिर एक बार उसी टाइप का होगा, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट। हमने जब कॉन्फिडेंस इंटरवल देखा था तो हमने देखा था कि अगर हम उसी प्रकार का पहले तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम से हमें पता है कि x बार इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाय n, लेकिन हमें सिग्मा भी पता नहीं है। तो हमने ये देखा था कि जब H0 सही है, जब म्यू की वैल्यू म्यू नॉट है, तब x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा बाय रूट n तो एग्जैक्टली स्टैंडर्ड नॉर्मल है, सॉरी नॉट एग्जैक्टली, सेंट्रल लिमिट थ्योरम के तहत अप्रोक्सीमेटली स्टैंडर्ड नॉर्मल है। लेकिन अगर हम सिग्मा को उसके एस्टिमेटर सैंपल वेरिएंस से रिप्लेस करेंगे तो ये भी अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल इज अप्रोक्सीमेटली स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो ये स्टैटिस्टिक हम यूज करेंगे। ये अलग स्टैटिस्टिक है क्योंकि हमें सिग्मा की वैल्यू नहीं, अलग स्टैटिस्टिक है केस 1 से। केस 1 में हमें सिग्मा की वैल्यू एग्जैक्टली पता थी, अभी हम सैंपल वेरिएंस या सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज कर रहे हैं। तो उसमें इस स्टैटिस्टिक में जब हम स्मॉल z कैलकुलेट करेंगे तब x बार हमें सैंपल से कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसी तरह से सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन भी सैंपल से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इस तो हमने ये पहले z लिख लिया है, क्योंकि मैं जो 3 अलग अलग ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसके लिए मैं रिजेक्शन रीजन लिखने वाला हूं। सो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस और उसके करस्पॉन्डिंग रिजेक्शन रीजन फॉर लेवल अल्फा टेस्ट। सो बेसिकली ये मैं एक टेबल बना रहा हूं जिसमें मैं तीनों टाइप के
ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस देखूंगा। पहला होगा म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट, और उसके लिए और रिजेक्शन रीजन जैसे पहले आर्ग्यू किया था ठीक उसी तरह से रिजेक्शन रीजन होगा z ग्रेटर देन इक्वल टू z अल्फा। फिर एक बार ये है अपर टेल्ड टेस्ट। जो दूसरे टाइप का ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है लोअर टेल टेस्ट के लिए, जो है म्यू लेस देन म्यू नॉट, उसके लिए रिजेक्शन रीजन रहेगा z लेस देन इक्वल टू माइनस z अल्फा। और जो तीसरे टाइप का ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हो सकता है उसके लिए रिजेक्शन रीजन होगा आइदर z लेस देन इक्वल टू माइनस z अल्फा बाय 2 और z ग्रेटर देन इक्वल टू z अल्फा बाय 2। तो ये केस पहले केस से अलग कैसे है, यहां पे हम पॉपुलेशन बंटन एज्यूम नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी बंटन हो सकता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये सैंपल साइज लार्ज है। और पहले केस में हमने सिग्मा की वैल्यू हमें ठीक ठीक पता थी, ये एज्यूम किया था, अब हम एज्यूम वो नहीं कर रहे। फिर एक बार एक उदाहरण देख लेते हैं जिससे हम उसको इस टेस्ट को इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक सिचुएशन है कि द ट्रू एवरेज वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम a point to another in a circuit, from one point to another in a particular circuit is a random variable। किसी एक ट्रांजिस्टर, एक टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर में हम देख रहे हैं, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, इज सपोज टू बी at most 2.5 volts। Suppose a sample of size n equal to 64 है हमारे पास। उस सैंपल के लिए हमें वैल्यूज मिलती है x बार इज इक्वल टू 2.6 और सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन s इज इक्वल टू 0.42। तो इस डेटा से क्या हम स्टैटिस्टिकली टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा जो मकसद है, मतलब ये ट्रांजिस्टर का जो फंक्शन है उसमें वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा से ज्यादा 2 वोल्ट्स है, वो क्या सही है या नहीं है। तो अब हम अल्फा इक्वल टू 0.05 समझ लीजिए ले लेते हैं। Does the data support the claim at alpha equal to 0.05? Does the data support the claim at alpha equal to 0.05? ये क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। तो फिर एक बार हम एक एक करके 7 स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले तो पैरामीटर म्यू, so let mu be the true average voltage drop। अब इसमें हमें देखना है कि H0 क्या होगा और H1 क्या होगा। सेकंड स्टेप में हम लिखते हैं H0। तो H0 तो आसान है क्योंकि H0 हमेशा इक्वालिटी क्लेम होगा और हमारे पास जो हम देख रहे हैं कि वोल्टेज होना चाहिए एटमोस्ट 2.5 वोल्ट्स। तो H0 है म्यू इक्वल टू 2.5 या म्यू नॉट है 2.5। H1 इसमें क्या होगा, हम H1 यहां पे लिखा है कि
इट इज सपोज टू बी एट मोस्ट 2.5 वोल्ट्स। उसका मतलब है अगर 2.5 वोल्ट से कम है तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2.5 वोल्ट से ज्यादा है तो वो जो स्पेसिफिकेशन है ट्रांजिस्टर का वो वायोलेट हो रहा है, वो नहीं बन रहा है, तो वो डेंजरस है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि ये जो डेंजरस सिचुएशन है वो हमें नहीं चाहिए, वो है तो H1 होगा म्यू ग्रेटर देन 2.5। बाकी चीजें तो स्टैंडर्ड है, हमने ऑलरेडी रिजेक्शन रीजन देख लिया है। रिजेक्शन रीजन होगा, सॉरी टेस्ट स्टैटिस्टिक होगा x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा, सॉरी स्मॉल एस बाय रूट एन। राइट, पांचवें स्टेप में हम रिजेक्शन रीजन लिखने वाले हैं। रिजेक्शन रीजन क्या है? Z, क्योंकि ये अपर टेल टेस्ट है तो Z ग्रेटर देन इक्वल टू Z अल्फा, दैट इज Z ग्रेटर देन इक्वल टू Z 0.05 और Z ग्रेटर देन इक्वल टू 1.645। अगर हमारा डेटा ऐसा है कि जिसके लिए Z की वैल्यू 1.645 से ज्यादा है तो हम ये रिजेक्ट करेंगे। 6 स्टेप में हम कंप्यूट करते हैं, कंप्यूटेशन, कंप्यूट Z। तो Z बनता है x बार, डेटा से पाया गया x बार 2.6 माइनस म्यू नॉट जो है 2.5 डिवाइडेड बाय स्मॉल s जो सैंपल से पाया गया है वो है 0.42 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n जो है 64। तो इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तब हमें मिलता है 1.90। सो फाइनल स्टेप में आएगा कंक्लूजन। चूंकि 1.9 है 1.645 से बड़ा, सिंस हमारा कंक्लूजन क्या है? हमारा कंक्लूजन है कि हमारा जो कंप्यूटेड Z वैल्यू है वो रिजेक्शन रीजन में आता है, इसलिए रिजेक्ट करेंगे हम H0 को इन फेवर ऑफ H1। उसका मतलब है कि द एवरेज वोल्टेज ड्रॉप, therefore the average voltage drop is not found to be within specified limits। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा ये जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट है वो अल्फा पे निर्भर करता है, लिमिट्स एट लेवल अल्फा इक्वल टू 0.05। तो ये हमारा फाइनल कंक्लूजन। तो इस तरह से हमने सेकंड केस भी देख लिया और उसका एक उदाहरण भी देख लिया। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे केस की तरफ। और तीसरे केस में हम एज्यूम करेंगे कि हमारा पॉपुलेशन है नॉर्मल, लेकिन पहले केस में जैसे हमने एज्यूम किया था सिग्मा नोन है, यहां पे हम ऐसे कोई एजम्पशन नहीं कर रहे, म्यू और सिग्मा दोनों अननोन है। और जैसे दूसरे केस में हमने एज्यूम किया था कि सैंपल साइज लार्ज है, वो भी हम एज्यूम नहीं करेंगे। वो एन लार्ज ना होने पर क्या कर सकते हैं?
ओके, हमें ये तो पता है कि इस n की वैल्यू कुछ भी हो, x बार तो हमेशा से ही रहेगा नॉर्मल विथ मीन म्यू एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर बाय n। लेकिन हमें सिग्मा पता नहीं है, तो हम सिग्मा को रिप्लेस करेंगे s से, और अगर s से रिप्लेस करेंगे तो हमारा जो स्टैंडर्डाइज हम करते हैं x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय, अगर सिग्मा बाय रूट एन करेंगे तो हमें मिलेगा स्टैंडर्ड नॉर्मल। लेकिन सिग्मा को अगर हम रिप्लेस करेंगे s से, तो ये जो रैंडम वेरिएबल है, हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल जब देख रहे थे तब हमने देखा था कि इसका जो बंटन है वो प्रसामान्य बंटन नहीं है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। उसका जो बंटन है वो है टी बंटन पैरामीटर n-1 के साथ या n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ, राइट। तो एक बार हमने ये लिख लिया तो बाकी चीजें तो काफी उसी तरह से रहेंगी। पहले तो हम पॉपुलेशन मीन के बारे में टेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा नल हाइपोथेसिस रहेगा म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, और जैसे मैंने केस 2 में करा था, तो मैं एक टेबल बना लेता हूं अलग अलग ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के लिए। 3 अलग अलग हाइपोथेसिस है हमारे पास, हर एक हाइपोथेसिस के लिए हम रिजेक्शन रीजन लिखने वाले हैं। रिजेक्शन रीजन फॉर लेवल अल्फा टेस्ट। पहले 2 केसेस में हमने जो टेस्ट स्टैटिस्टिक चूज किया था उसका बंटन था स्टैंडर्ड नॉर्मल। अब हम जो इस बार जो स्टैटिस्टिक यूज किया है उसका बंटन स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं है, उसका बंटन है टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो लेकिन बाकी सब चीजें तो सेम है। अगर हमारे पास ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट, तो फिर एक बार हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे जब एक्स बार की वैल्यू म्यू नॉट से सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। तो उसका मतलब टी की वैल्यू 0 से सिग्निफिकेंटली ज्यादा होनी चाहिए। कितनी ज्यादा होनी चाहिए? जैसे z के लिए किया था, हम टी डिस्ट्रीब्यूशन के क्रिटिकल पॉइंट्स देख सकते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा टी, तो पहले तो ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ टी स्मॉल टी को दर्शा रहा हूं। टी जब ज्यादा है टी अल्फा n-1 से, वेर ये जो हमारा नोटेशन है टी अल्फा न्यू इस प्रकार से है कि प्रोबेबिलिटी कैपिटल टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी अल्फा न्यू, इसकी प्रोबेबिलिटी है अल्फा व्हेन टी का बंटन है टी स्मॉल टी स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर न्यू। तो ये जो टी अल्फा न्यू है क्रिटिकल वैल्यूज, वो हम टी टेबल से पता कर सकते हैं। उसी तरह से दूसरे 2 हाइपोथेसिस के लिए हमारा रिजेक्शन रीजन हम लिख सकते हैं। जब ये लोअर टेल टेस्ट है तो हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे जब हमारी कैलकुलेटेड टी वैल्यू टी n-1 डिस्ट्रीब्यूशन के क्रिटिकल पॉइंट से कम है। और जो 2 टेल टेस्ट है उसमें हमारा रिजेक्शन रीजन रहेगा जब टी 0 से बहुत छोटी है। कितनी छोटी है? अगर वो माइनस या सॉरी दूसरे टेस्ट में यहां पे निगेटिव साइन आएगी क्योंकि टी डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिक है 0 के अराउंड। सो तीसरे में रिजेक्शन आएगा आइदर टी इज लेस देन माइनस टी
अल्फा बाय 2 कॉमा n माइनस 1 और t इज ग्रेटर देन इक्वल टू t अल्फा बाय 2 n माइनस 1। तो बिल्कुल उसी तरह से ये रिजेक्शन रीजन्स है जैसे पहले दो केसेस में थी। फर्क यह है कि हम अब जो टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज कर रहे हैं उसका बंटन टी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स के बजाय टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल्स यूज करने पड़ेंगे। तो फाइनली मैं एक एग्जांपल देख लेता हूं जिससे हम ये टेस्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं देखेंगे। तो हाँ, एक केमिकल फैक्ट्री में किसी फैक्ट्री में कुछ प्रोसेस है और उसमें एक ग्लिसरॉल इज अ बाय प्रोडक्ट। इन अ सर्टन फैक्ट्री, और ये काफी इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट है। एक सैंपल हमें पाया गया है जहां पे ऑब्जर्व्ड ग्लिसरॉल कॉन्सेंट्रेशन, जिसके हम यूनिट्स लिख सकते हैं मिलीग्राम पर मिलीलीटर कॉन्सेंट्रेशन है। तो एक मिलीलीटर कंपाउंड में कितना मिलीग्राम ग्लिसरॉल पाया जा रहा है। तो उसके वैल्यूज हमें दिए गए हैं जो है 2.67, 4.62, 4.14, 3.81 और 3.83। तो हमारे पास सैंपल है जिसका साइज है 5 और ये 5 वैल्यूज हमने पाए हैं। अगर डिजायर्ड या ऑप्टिमल डिजायर्ड concentration level is 4 milligram per milliliter, और ये बिलीफ है, इट इज बिलीव्ड that glycerol concentration level ये रैंडम वेरिएबल है, इसका बंटन है नॉर्मल। तो ये जो डेटा हमें मिला है, क्या उससे हम ये चेक कर सकते हैं, does the data suggest that the true average concentration level of glycerol is different from the desired level? Test at say alpha equal to 0.05 फिर एक बार। तो हम देखते हैं कि ये केस 3 में ही आता है क्योंकि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, लेकिन हमें म्यू और सिग्मा म्यू तो हमें टेस्ट करना है, सिग्मा के बारे में कुछ पता नहीं है, तो सिग्मा भी अननोन है। और हमारा सैंपल साइज छोटा है, 5 ही है, तो ये केस 3 में आता है। तो हमें पता है कौन सा स्टैटिस्टिक यूज करेंगे। फिर एक बार हम वही 7 स्टेप्स एक के बाद एक करते जाएंगे। पहले तो हम पैरामीटर को आइडेंटिफाई करेंगे जो फिर एक बार है पॉपुलेशन मीन, लेकिन ये है
मीन फॉर द गिवन, इसमें नया कुछ नहीं है. सो द ट्रू एवरेज ग्लिसरॉल कॉन्सेंट्रेशन लेवल. हमारा एच नॉट क्या होगा? नल हाइपोथेसिस. फिर एक बार, हमारा एच नॉट हमेशा इक्वालिटी क्लेम है, तो हमारा एच नॉट इसमें रहेगा म्यू इक्वल टू जो हमारा डिजायर्ड लेवल है 4. सो म्यू नॉट है 4. थर्ड स्टेप है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. तो इसमें ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा? जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है उसमें ये ज्यादा है या कम है नहीं देख रहे हैं, ये डिफरेंट है कि नहीं देख रहे हैं. तो उसका मतलब है हमें ये पता करना है कि क्या एक्चुअल जो म्यू इस सैंपल से दर्शाया जाता है वो डिजायर्ड लेवल से काफी भिन्न है, 4 से डिफरेंट है. तो हमारा H1 इस बार रहेगा म्यू नॉट इक्वल टू 4. मैंने ये जो तीनों एग्जाम्पल अलग अलग केस के लिए लिए थे, तो उसी प्रकार से लिए थे कि एक था लोअर टेल टेस्ट, एक था अपर टेल्ड, और यहां पे है 2 टेल टेस्ट. ठीक है. चौथा है हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक. तो टेस्ट स्टैटिस्टिक हम देखेंगे इस बार, क्योंकि जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक होगा जिसका बंटन है टी डिस्ट्रीब्यूशन. सो टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय एस बाय स्क्वायर रूट एन. म्यू नॉट है 4, एन है 5. एक्स बार और एस की वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है, वो कुछ क्षणों में हम देखेंगे. पांचवा है हमें रिजेक्शन रीजन करना है. सो रिजेक्ट एच नॉट. तो हमारा रिजेक्शन रीजन क्या है? रिजेक्शन रीजन होगा, क्योंकि ये 2 टेल टेस्ट है और लेवल अल्फा का टेस्ट है. सो अल्फा is 0.05, so alpha by 2 is 0.025. n remember is 4, so n is 5, so n minus 1 is 4. So reject H naught if the calculated t value is less than equal to minus t 0.025 comma 4 और t greater than equal to t 0.025, 4. ये क्रिटिकल वैल्यूज हमने पहले भी देखे कॉन्फिडेंस इंटरवल जब हम देख रहे थे तब. और अब ये हम t 0.025, 4 की वैल्यू टी टेबल से पता कर सकते हैं. मैं टी टेबल खोल लेता हूं. तो 0.025 और रो है हमारा ये वाला डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 4 वाला, और हम जाएंगे कॉलम 0.025 के पास, जो वैल्यू मिल रही है 2.776. सो टी 0.025, 4 है 2.776. तो हमारा रिजेक्शन रीजन है रिजेक्ट एच नॉट इफ टी इज लेस देन इक्वल टू माइनस 2.776 और टी इज ग्रेटर देन 2.776. अब हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं. ये यहां पे जैसे पहले 2 एग्जांपल में दिया था, हमें एक्स बार या एस की वैल्यू नहीं दी गई है, हमें तो एक्चुअली सैंपल वैल्यूज दिए गए हैं, लेकिन हमें पता है एक्स बार कैसे कैलकुलेट करना है. इन सबको जोड़ लें और 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स बार, और उसी तरह से हमें एस स्क्वायर भी पता है कैसे कैलकुलेट करना है, और उसका स्क्वायर रूट लेके एस भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये आप एक्सरसाइज समझ लीजिए. मैं तो ये एक्स बार और एस की वैल्यू लिख रहा हूं,
आप चेक कर ले कि ये कैलकुलेशंस आप कैलकुलेशंस कर ले ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए एक्स बार और एस कैलकुलेट करने की। तो इस में एक्चुअली मेरे नोट्स में मैंने वैल्यूज लिखी हुई है। तो एक्स बार है, मैंने एक्चुअली पूरे तरीके से लिखा हुआ है। तो समेशन एक्सा है 19.07, 5 n की वैल्यू है 5, तो एक्स बार है 3.814। और सिमिलरली समेशन एक्सा स्क्वायर अगर आप कैलकुलेट करेंगे, जो जरूरी होगा आपको स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए, वो है 74.7979 राउंड ऑफ करके, और उससे हमें मिलती है एस की वैल्यू जो है 0.718। और ये वैल्यूज अगर हम टी कंप्यूटेशन में लगा लेंगे तो वो बनती है टीज एक्स बार जो है 3.814 माइनस म्यू नॉट जो है 4 डिवाइडेड बाय एस जो है 0.718 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन जो है स्क्वायर रूट ऑफ 5, और इसकी वैल्यू है -0.58। और आप देख सकते हैं कि ये -0.58 वैल्यू रिजेक्शन रीजन में नहीं आती है, सिंस ये एक्चुअली बिल्कुल -2.776 और 2.776 के बीच में आती है, ये रिजेक्शन रीजन में नहीं पड़ती है। तो उसका मतलब है हम H0 को रिजेक्ट नहीं करेंगे। सो हमारा ये है 7 स्टेप, डू नॉट रिजेक्ट H0 based on the data at level अल्फा इक्वल टू 0.05। तो उसका मतलब है कि ये जो ग्लिसरॉल कॉन्सेंट्रेशन है, हमारे सैंपल से ये पता चल रहा है कि ये डिजायर्ड वैल्यू से अलग नहीं है। तो इस तरह से टेस्ट स्टैटिस्टिकल टेस्ट हम कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हम सिर्फ पॉपुलेशन मीन के कुछ टेस्ट के बारे में देखेंगे। इस प्रकार से अलग अलग पैरामीटर्स के लिए अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, लेकिन मोटा मोटी तौर पे प्रोसीजर इसी तरह का रहेगा। थैंक यू।